गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पे मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। यहां पे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। मैथमेटिक्स में हम अपना पहला टॉपिक मैट्रिक्स के रूप में पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इसके टाइप्स, उसके बाद में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा में अपन अब तक एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे अपन कर सकते हैं, इसके लिए क्या कंडीशंस ज़रूरी है और इसको किस हिसाब से करेंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे दो मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, मतलब इसमें नंबर ऑफ रो है m और नंबर ऑफ कॉलम है n। दूसरी मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। ठीक है, तो इन दो मैट्रिक्स को कब गुणा किया जा सकता है? ठीक है, यदि पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के, मतलब a को b से गुणा किया जा सकता है यदि a में कॉलम्स की संख्या दूसरी मैट्रिक्स b में रो की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो इससे अपन को क्या मिलेगा? ab। ठीक है, दो मैट्रिक्स को कब गुणा कर सकते हैं? जब पहली में कॉलम की संख्या दूसरी में रो की संख्या के बराबर होगी। और ये जो रिजल्ट आएगा अपने पास ab, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस q, अर्थात पहली मैट्रिक्स में रो की संख्या गुणा दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी चीज़ की बात करें, यदि मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं b a, ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि ab कभी भी ba के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यदि मैट्रिक्स को गुणा करने का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो उनका रिजल्टेंट सेम नहीं आएगा, उनका रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो BA जो होगा ये AB से अलग होगा। इस BA का जो रिजल्टेंट आएगा, ये इस BA का जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा? B के अंदर रो की संख्या B के अंदर कितनी है? P, गुणा A के अंदर कॉलम की संख्या, मतलब N। ये इस BA का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने दो चीज़ पढ़ी। पहली कि दो मैट्रिक्स को कब गुणा कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को गुणा किया जा सकता है यदि पहली मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर हो, मतलब n = p होने पर मैं a को b से गुणा कर सकता हूँ। यही चीज़ यदि मैं बात करूँ b को a से कब गुणा कर सकते हैं, मतलब b a से कब गुणा होगा? जब b के अंदर कॉलम की संख्या a के अंदर रो की संख्या के बराबर हो। b का ऑर्डर है p क्रॉस q और a का ऑर्डर है m क्रॉस n। तो b को a से कब गुणा किया जा सकता है? जब b के अंदर कॉलम की संख्या अर्थात q बराबर हो a के अंदर रो की संख्या के, मतलब m। यदि q बराबर m हो उस केस में अपन b को a से गुणा कर सकते हैं और a को b से गुणा कर सकते हैं यदि n बराबर हो p के। ठीक है, अब उसके बाद में अपन ने देखा दूसरी चीज़ की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स अपने पास आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर कुछ इस हिसाब से होगा, जैसे a को b से गुणा किया तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा n और p को छोड़ दो, जो बचा m और q उसको अपन ले लेंगे, मतलब पहली मैट्रिक्स में रो की संख्या गुणा दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसी हिसाब से BA जो है उसके अंदर ऑर्डर हो जाएगा B के अंदर रो की संख्या गुणा A के अंदर कॉलम की संख्या। ठीक है, और एक चीज़ अपन ने ये देखी कि कभी भी AB और BA आपस में बराबर नहीं होते। मतलब हो गया कि मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर का इम्पोर्टेंस होता है, ऑर्डर का महत्व होता है। ऑर्डर चेंज करने पर वैल्यू चेंज हो जाएगा, रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि किस हिसाब से दो मैट्रिक्स को गुणा किया जा सकता है। जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है
ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हो गया 3 गुणा 3, ठीक है। एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स लेता हूं मैं बी, बी इज इक्वल टू, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 गुणा 3, क्योंकि इसके अंदर 3 तो रो है और 3 ही कॉलम है। इसके अंदर 3 रो और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1। अब पहले अपन कंडीशन देखेंगे कि क्या इन दो मैट्रिक्स को गुणा किया जा सकता है। तो इस ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो हो गया 3 और नंबर ऑफ कॉलम हो गया 3, तो नंबर ऑफ कॉलम 3, इसके अंदर नंबर ऑफ रो हो गया 3। इस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या इस मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर है, तो ए को बी से गुणा किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखें, क्या बी को ए से गुणा किया जा सकता है। बी का ऑर्डर है 3 गुणा 1, ए का ऑर्डर है 3 गुणा 3। बी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या ए मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे बी ए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कंडीशन क्या है कि बी में कॉलम की संख्या ए में रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, बट यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। बी में कॉलम की संख्या 1 है और ए में रो की संख्या 3 है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं होगा, जबकि ए बी पॉसिबल है, क्योंकि ए के अंदर कॉलम की संख्या बी के अंदर रो की संख्या के बराबर है, इसलिए ए बी पॉसिबल है, जबकि बी ए पॉसिबल नहीं है। अब अपन करते हैं इसका गुणा, ठीक है। तो मैट्रिक्स को किस हिसाब से गुणा कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स का गुणा हमेशा रो टू कॉलम होगा, मतलब ये रो इस कॉलम से गुणा होगी, ठीक है। हमेशा रो कॉलम से गुणा होगी, तो मैट्रिक्स का गुणा कैसे होगा, रो टू कॉलम। मैट्रिक्स का गुणा हमेशा रो टू कॉलम होगा। जैसे पहले ये रो इस कॉलम से गुणा होगी, फिर ये रो इस कॉलम से गुणा होगी, फिर ये रो इस कॉलम से गुणा होगी। मान लो यहाँ और ज़्यादा कॉलम होते तो क्या करते हैं अपन, पहले इस रो को इस कॉलम से गुणा करते, फिर वापस दूसरी रो, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से गुणा करते, फिर इसी रो को तीसरे कॉलम से गुणा करते, उसके बाद में इस रो को पहले कॉलम से, फिर इस रो को दूसरे कॉलम से, फिर इस रो को तीसरे कॉलम से, इस हिसाब से करेंगे। मतलब पहले जो पहली रो को है उसे सारे कॉलम से गुणा करेंगे, फिर दूसरी रो को सारे कॉलम से गुणा करेंगे, फिर तीसरी रो को सारे कॉलम से गुणा करेंगे। तो इस हिसाब से मैट्रिक्स का गुणा रो टू कॉलम करना है अपन को, ठीक है। अब इस ए बी का रिजल्टेंट देख लेते हैं कि इस ए बी का गुणा किस हिसाब से हुआ, ठीक। ये जो अपनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x1, मतलब इसके अंदर रो होंगी 3 और कॉलम होगा 1। इस हिसाब से देख सकते हैं अपन, ये और ये इसके ऑर्डर के अंदर सम्मिलित होंगे, ठीक है। अब गुणा करते हैं अपन। जैसे पहली रो को इस कॉलम से गुणा किया जाए तो किस हिसाब से गुणा करेंगे, 1 गुणा होगा 1 से, प्लस 0 गुणा होगा 0 से, और 2 गुणा होगा 3 से, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 1 गुणा 1 1, प्लस 0 प्लस 2 गुणा 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आ गया 1 + 6 7, ठीक है। तो ये 7 इसका पहला एलिमेंट हो जाएगा। क्या किया अपन ने, इस रो को इस कॉलम से गुणा करा दिया और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट गुणा हुए उनको आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो 1 1 से गुणा हो गया, 0 0 से गुणा हुआ, 2 गुणा हुआ 3 से, और इसका रिजल्टेंट आ गया 7। इस 7 को अपन ने यहाँ रख दिया। अगली चीज़, फिर अपन ने दूसरी रो को इस कॉलम से गुणा किया, तो किस हिसाब से गुणा होगा, 0 गुणा होगा 1 से, 1 गुणा होगा 0 से, और 0 गुणा होगा 3 से, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा 0। इस 0 को अपन यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब तीसरी रो को गुणा किया जाएगा इस कॉलम से, तो गुणा करते हैं।
2 गुणा होगा 1 से, 1 गुणा होगा 0 से, और 0 गुणा होगा 3 से। तो फाइनली इसका वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। और इस 2 को अपन यहाँ रख देंगे। ये अपनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी आ गई, ठीक है। तो मैट्रिक्स गुणा करने के लिए क्या ज़रूरी है, पहली मैट्रिक्स के अंदर कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं, पहली मैट्रिक्स के अंदर रो की संख्या गुणा दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या। इस हिसाब से इसका ऑर्डर लिखा जा सकता है। अब गुणा कैसे करना है, इस रो को कॉलम से गुणा कराओ, फिर इस रो को दूसरे कॉलम से, फिर इस रो को तीसरे कॉलम से, उसके बाद में पहली रो को, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, दूसरी रो को तीसरे कॉलम से, इस हिसाब से गुणा कराना है, ठीक है। अब अपन एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि किस हिसाब से अपन मैट्रिसेस को गुणा कराएंगे। जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 3 गुणा 3। दूसरी मैट्रिक्स है बी, ठीक है। इसका ऑर्डर भी 3 गुणा 3 है। अब अपन देखें क्या यहाँ पे ए बी पॉसिबल है। ए बी पॉसिबल होने के लिए क्या जरूरी है, ए के अंदर कॉलम की संख्या बी के अंदर रो की संख्या के बराबर हो। क्या ये बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। पहले में कॉलम दूसरी में रो की संख्या के बराबर है, इसका मतलब ए बी यहाँ पे पॉसिबल है। अब इसको गुणा किस हिसाब से करवाना है, तो जब हम पहली रो को पहले कॉलम से गुणा कराएंगे तो अपने पास क्या आएगा, पहली रो और पहला कॉलम A11 देगा, ठीक है। पहली रो और पहले कॉलम का गुणा A11 को देगा, ठीक है। अब ये जो AB आएगा, इस AB का जो रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर क्या होगा, अपन ये देख सकते हैं ऑर्डर, पहली मैट्रिक्स के अंदर रो की संख्या गुणा दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर देगी अपन को, ठीक है। पहली मैट्रिक्स में रो गुणा दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम, ये अपन को इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर देगा, ठीक है। अब अपन जब पहली रो को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, पहली रो पहला कॉलम क्या देगा, A11, ठीक है। A11 कहाँ होगा, इस जगह। तो ये अपन को पहला एलिमेंट देगा। किस हिसाब से गुणा करेंगे, 5 गुणा होगा 1 से, तो 5 गुणा 1 कितना हो गया, 5 गुणा 1 प्लस 3 गुणा होगा 2 से, प्लस 1 गुणा होगा 5 से, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 5 एकम 5, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो 5 और 6 11 और 5 16, ठीक है। 16 कहाँ रखे अपन, A11। क्यों A11, क्योंकि अपन ने पहली रो को पहले कॉलम से गुणा किया है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, वापस इस पहली रो को इस दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, ठीक है। पहली रो और दूसरा कॉलम, तो ये क्या हो गया, A12। A12 क्या हो जाएगा, पहली रो को दूसरे कॉलम से गुणा किया तो 5 गुणा होगा 0 से, 3 गुणा होगा 3 से, और 1 गुणा होगा 7 से। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, 0, 9 और 7, तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। तो A12 का वैल्यू भी कितना आ गया, 16, ये A12, ठीक। अब जब पहली रो को तीसरे कॉलम से गुणा करें तो पहली रो और तीसरा कॉलम, तो A13 किस हिसाब से करेंगे, 5 गुणा होगा 0 से,
3 गुणा होगा 1 से, और ये जो 1 है वो गुणा होगा 6 से। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा। तो A13 का वैल्यू हो गया 9। इस हिसाब से अपन ने इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स की पहली रो देख ली कैसे आएगी। अब अपन इस दूसरी रो को गुणा करेंगे पहले कॉलम से। दूसरी रो गुणा होगी पहले कॉलम से, मतलब उन्होंने कौन सा एलिमेंट देगी, A21 देगी। ये किस हिसाब से करेंगे, ये जो 0 है ये गुणा होगा 1 से, 2 गुणा होगा 2 से, और साथ ही 1 गुणा हो जाएगा 5 से। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 5 9। तो A21 का वैल्यू अपने पास आ गया 9। ठीक है, अब इस दूसरी रो को दूसरे कॉलम से गुणा करें तो अपने पास कौन सा एलिमेंट आएगा, A22। A22 क्यों, क्योंकि दूसरी रो दूसरे कॉलम से गुणा हुई है। अब गुणा करते हैं तो 0 गुणा होगा 0 से, 2 गुणा होगा 3 से, और 1 गुणा हो जाएगा 7 से, और इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो आ जाएगा अपने पास 2 3 6 7 13। अगली अपन बात करें, दूसरी रो को तीसरे कॉलम से गुणा कराएं तो अपने पास आएगा A23। ठीक है, A23 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 गुणा हो गया 0 से 0, 2 गुणा हो गया 1 से, 2 एकम 2, 1 गुणा हो गया 6 से, तो 2 और 6 कितने हो गए, 8। ये अपना एलिमेंट हो गया 8, दैट इज A23। अब अपन अगली बात करें तीसरी रो की, तो इस तीसरी रो को गुणा कराते हैं। तीसरी रो पहले कॉलम से गुणा होगी। तीसरी रो जब पहले कॉलम से गुणा होगी तो अपन को मिलेगा A31। A31 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 दूनों 4 और 0, तो 3 और 4 हो गए 7। ठीक है, अगला A32, मतलब तीसरी रो को गुणा कराया अपन ने दूसरे कॉलम से। क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 3 गुणा 0 0, 2 तिया में 6, और 0 इंटू 7 0। तो फाइनली इसका वैल्यू हो गया 6 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब तीसरी रो को तीसरे कॉलम से गुणा कराएं तो अपने पास आएगा A33। A33 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तीसरी रो को तीसरे कॉलम से गुणा कराना है। 3 गुणा होगा 0 से 0, 2 गुणा होगा 1 से 2, 0 गुणा होगा 6 से 0, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया 2। तो ये अपने पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई A को B से गुणा कराने पे, जो कुछ इस हिसाब से AB इज इक्वल टू दिस। अब अपन बात देख लेते हैं एक दूसरी मैट्रिक्स जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं BA से। तो पहली चीज़, क्या BA पॉसिबल होगी, BA पॉसिबल होने के लिए B में कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए A के अंदर रो की संख्या के। क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है, इसलिए BA भी पॉसिबल होगा। अब BA की वैल्यू अपन देखते हैं। अपन ने पहले ही पढ़ा था कि AB BA के बराबर नहीं होता। गुणा करके देख लेते हैं कि क्या AB BA के बराबर होता है या फिर नहीं। ठीक है, तो B को A से गुणा करना है तो B पहले आएगा, इसका मतलब B की रो A के कॉलम से गुणा होगी। ठीक है, गुणा करके देखते हैं। ये जैसे पहली रो है, इस पहली रो को इस पहले कॉलम से गुणा किया तो अपने पास आएगा A11। तो गुणा करते हैं, ये रो इस कॉलम से गुणा होगी, मतलब ये 1 गुणा होगा 5 से, कितना हो गया 5, 0 गुणा 0 0, 0 गुणा 3 0, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गया 5, ये A11 आ गया। अब अपन बात करते हैं A12 की। A12 मतलब पहली रो गुणा दूसरा कॉलम, इसको गुणा कर लो। 1 गुणा 3 3 हो गया, 0 गुणा 2 0, 0 गुणा 2 0, तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया इसका 3। ये है A12। उसके बाद में A13 मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम, ये पहली रो तीसरा कॉलम। 1 गुणा हुआ 1 से, 0 गुणा हुआ 1 से, और 0 0 से, तो फाइनली कितना वैल्यू आ गया 1।
ठीक है। अब दूसरी रो और पहला कॉलम अपन को A21 देगा। दूसरी रो ये रही और ये पहले कॉलम से गुणा होगी। 2 गुणा होगा 5 से 10, 3 गुणा होगा 0 से 0, 1 गुणा हो गया 3 से तो 3, तो 10 और 3 कितने हो गए 13। ठीक है। अगला दूसरी रो दूसरे कॉलम से गुणा होगी। गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 3 दूनों 6, 6 6 12 और 1 2 ये 2 हो गए तो 12 और 2 हो गए 14। तो फाइनली इसका वैल्यू हो गया 14। ये क्या दे रहा है A22, क्योंकि दूसरी रो और दूसरा कॉलम गुणा हो रहा है। अब दूसरी रो को तीसरे कॉलम से गुणा करते हैं, वो क्या देगा A23। ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 और 3 5 और ये इससे गुणा होके हो गया 0। तो फाइनली इसका वैल्यू हो गया 5। ठीक है। अब तीसरी रो को गुणा कराते हैं अपन इसके कॉलम से। तो पहले तीसरी रो को पहले कॉलम से गुणा कराते हैं। ये तीसरी रो, ये पहला कॉलम, 5 को 5 से गुणा कराया 25, ये 0 और 36 18, 25 18 कितने हो गए 43। ठीक है। 55 25 0 और 18 43। ठीक है। अब इस रो को दूसरे कॉलम से, तीसरी रो दूसरा कॉलम A32 देगा। ठीक है। तो गुणा कराओ, 5 3 15, 7 दूनों 14, 15 14 29 और 6 दूनों 12, 29 12 कितने हो गए 41। ठीक है। दूसरा एलिमेंट हो गया 41। अब इसको इस तीसरे वाले कॉलम से गुणा कराएं तीसरी रो को, तो A33 आएगा अपने पास। A33 क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 7 एकम 7 और 0, तो 7 और 5 12। ठीक है। तो ये अपने पास B आ गया। B ए पॉसिबल, क्योंकि B के अंदर कॉलम की संख्या A के अंदर रो की संख्या के बराबर है। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि AB BA के बराबर नहीं है, मतलब ये क्रम विनिमय के नियम को फॉलो नहीं कर रहा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस साहचर्य के नियम को फॉलो करता है या फिर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब पहले AB को गुणा करा के फिर C से कराएं, या फिर पहले B और C को गुणा करा के फिर उनको A से गुणा करा दें, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। ये है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता, बट साहचर्य नियम को फॉलो करता है। ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ मतलब पहले AB को गुणा कराया, फिर उन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसको C से गुणा करा दिया, वो बराबर होगा किसके, पहले BC को गुणा कराया और फिर एक उसे गुणा करा दिया A से, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसके बराबर हो जाएगा ये वाला पहले वाला। ठीक है। तो इस हिसाब से अपन ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस देखा। इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपन देख रहे हैं। पहला देखा क्रम विनिमय वाला, दूसरा देखा एसोसिएटिव लॉ वाला। अब तीसरा देखते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, मान लो ये 2 मैट्रिक्स को जोड़ रखा है मैंने B और C। ठीक है। और इनके एडिशन को मैंने किसी मैट्रिक्स A से गुणा करा दिया। ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A को B से और C से सेपरेटली गुणा करा के जोड़ सकता हूँ मैं। ठीक है। मतलब यदि किसी मैट्रिक्स एडिशन को मैंने किसी दूसरी मैट्रिक्स A से गुणा कराया तो ये A इस B और C से सेपरेटली गुणा हो सकता है। ठीक है। ये है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। उसके बाद में अगली चीज देखें, मान लो AB इज इक्वल टू 0 है, तो A और B का 0 होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। यदि AB इज इक्वल टू 0 है तो A और B का 0 होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। जैसे मान लो
मैंने 5 इंटू के किया और इसका वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। 5 को मैंने के से गुणा कराया और इसका वैल्यू 0 हो गया, तो इसके अंदर ज़रूरी है कि ये के का वैल्यू 0 हो, ठीक है। या फिर मैंने दो कांस्टेंट वैल्यूज़ के और एम को गुणा कराया और उसका वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो ज़रूरी है कि के और एम में से कम एक वैल्यू 0 होना चाहिए, या तो के 0 हो या एम 0 हो या के और एम दोनों 0 हो, उसी केस में इसका वैल्यू 0 आएगा। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में क्या है कि यदि दो मैट्रिक्स का गुणा 0 के बराबर हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक भी 0 हो, किसी एक का भी 0 होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। दूसरा केस, मान लो यदि ए बी 0 है तो बी ए 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी कभी भी ए के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो यदि ए बी 0 है तो बी ए 0 नहीं होगा, क्योंकि ए बी ए के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये अपन ने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब अपन देखते हैं इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है, ठीक है। इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। मान लो अपन को दो मैट्रिक्स दे रखी है और ऐसे बोल रखा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। तो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन है कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन, ऑर्डर सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लो ये m क्रॉस n की है तो ये भी m क्रॉस n की ही होगी, ठीक है। तो पहला केस, यदि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा केस, उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब इसका a11 इसके a11 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका a12 इसके a12 के बराबर होना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स की इक्वेलिटी के लिए क्या ज़रूरी है? दोनों का ऑर्डर सेम हो, दूसरा उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में सेम हो, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स की इक्वेलिटी के लिए ज़रूरी है। अब इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये दो मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कहाँ काम आती है, ठीक है। वो चीज़ें अपन देख रहे हैं। जैसे मान लो अपन को ये दो मैट्रिक्स दे रखी है जिनका ऑर्डर सेम है। यदि ऑर्डर सेम है तो उनको उनकी इक्वेलिटी देखी जा सकती है उस केस के अंदर। ठीक है, अपन को ऐसा बोल दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो पहले इनका ऑर्डर सेम होगा। दूसरा केस, इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। क्या हो गया? k + 1 = 1। तो यहाँ से अपन ने k का वैल्यू निकाल लिया 0, ठीक है। और दूसरा, जैसे मान लो इसका वैल्यू 2 है तो इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट हो गया m-1। तो m-1 = 2, जिससे m का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस को यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन क्या है? ऑर्डर शुड बी सेम, एंड सेकंड वन कि इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ने दो चीज़ देख ली, एक तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और दूसरी इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है और दोनों को इक्वल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही और बाकी हम कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।